नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सच्ची हिंदी कहानी में। यह कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ घटित कहानी है। प्राइवेसी के कारण हमने इस कहानी कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने घर के आंगन में खड़ी थी। उस दिन मैंने गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी और बारिश की बूंदों ने मेरे बालों को भिगो दिया था। उस समय मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी सादगी और सुंदरता निखर के सामने आ रही है। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। तब जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरा दामाद खड़ा था। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आज तो आप बहुत सुंदर लग रही है। आज तो आप सांस लग ही नहीं रही है। तब उसके इस शब्दों से मैं थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई। उस समय मेरे और मेरे पति के बीच थोड़ा तनाव चल रहा था। मैं उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उनसे वह संतुष्टि नहीं मिल रही थी जो मैं चाहती थी। एक बार मैंने पति के लिए कमरे को सजाया था, लेकिन उस रात पति के बजाय दामाद कमरे में आया। आते ही उसने धीरे से मुझसे कहा, उम्र के साथ मैंने दो बातें समझी है, आपकी सुंदरता और आपका कोमल दिल। यह कहकर उसने मेरा हाथ धीरे से पकड़ा और नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनीता है और आज मैं आपको मेरे और मेरे दामाद के बीच घटी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका नागराज डांस करने लगेगा। उस रात कुछ खास थी। मेरे मन में उत्साह और थोड़ी बेचैनी थी। शादी के इतने सालों बाद भी मैंने अपने पति के लिए ऐसा कुछ खास करने का फैसला किया था। कमरे को सुंदर फूलों से सजाया था, जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। गुलाब, चमेली और लिली के फूलों ने माहौल को रोमांटिक बना दिया था। मैंने कुछ सुगंधित मोमबत्तियां जलाई थी, जिनकी हल्की हल्की रोशनी कमरे में एक जादुई एहसास पैदा कर रही थी। मन ही मन मैं उनकी पसंद का हर छोटा बड़ा ख्याल रख रही थी। उनके पसंदीदा पकवान तैयार किए थे, उनकी पसंद का म्यूजिक लिस्ट तैयार था। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। जब सारी तैयारी हो गई तो मैं सजग उनके इंतजार में बैठ गई। मैंने खास तौर पर अपनी सबसे पसंदीदा साड़ी पहनी थी। गहरे लाल रंग की यह साड़ी उनके लिए ही खरीदी थी। उसमें मैं खुद को बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी महसूस कर रही थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और मेरा इंतजार लंबा होता जा रहा था। मन में कई ख्याल आने लगे। मैं सोच रही थी कि जब वे आएंगे तो उनकी प्रतिक्रिया कैसी होगी। क्या वे खुश होंगे? क्या वे समझ पाएंगे कि मैंने यह सब उनके लिए कितनी मेहनत और प्यार से किया है। अचानक घंटी बजी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने झटपट दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। मेरे मन में खुशी और उत्साह का सैलाब उमड़ रहा था। मैंने सोचा, अरे यह तो आ गए, अब उनकी मुस्कान देखकर मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरी सारी उम्मीदें एक पल के लिए ठहर गई। सामने मेरे पति नहीं बल्कि दामाद खड़े थे। उनके वहां खड़े होने से मैं थोड़ा असहज हो गई। दामाद को देखकर मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने तुरंत अपनी भावनाओं को काबू में लिया और सामान्य दिखने की कोशिश की। उन्होंने मेरी ओर देखा, लेकिन उनकी नजरों में कुछ अलग था। उनकी आंखों में एक ऐसी जिज्ञासा थी जो मुझे थोड़ा असहज कर रही थी। तब मैं जल्दी से अंदर जाने लगी, लेकिन तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से मैं एक पल के लिए ठिठक गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ कहाँ जा रही है? मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या? उसकी इस बात ने मुझे और भी असहज कर दिया। मैंने हल्के से अपना हाथ छुड़ाया और सिर झुका कर कहा, हाँ अभी लाती हूँ, और तुरंत कमरे के अंदर चली गई। अंदर पहुँचते ही मेरी सांसें तेज हो गई। कमरे की सजावट, फूलों की खुशबू, मोमबत्तियाँ की रोशनी, सब कुछ अब मुझे गलतफहमी का कारण लगने लगा। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी को ठीक किया और एक शाल ओढ़ ली ताकि थोड़ा सहज महसूस कर सकूं। फिर पानी और चाय लेकर बाहर आई। वह अभी भी सोफे पर बैठा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी कमरे का मुआयना कर रही थी। जैसे ही मैंने चाय और पानी रखा, उसने मुझे देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, सासू माँ आज कुछ खास है क्या? लगता है मैं गलत समय पर आ गया। मैंने हंसकर कहा, कुछ खास नहीं है, सब ठीक है। लेकिन उसकी नजरों और सवालों से बचने के लिए मैंने जल्दी से बात को हल्का करने की कोशिश की। मैंने कहा, सच बताओ तो मैं तुम्हारे ससुर का इंतजार कर रही थी।
लेकिन कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। मेरी इस बात पर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव भी दिखा, शायद कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। मैंने माहौल को सहज बनाने के लिए उसे पास बैठने का इशारा किया और कहा, चलो अब जब तुम आ ही गए हो तो चाय के साथ थोड़ा समय बिताते हैं। मैंने उसे घर की कुछ बातें बतानी शुरू की। तुम्हारे ससुर का काम ऐसा है कि उन्हें घर पर समय ही नहीं मिलता, सुबह से देर रात तक ऑफिस और मीटिंग्स में ही व्यस्त रहते हैं। इस वजह से कई बार लगता है कि हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। उसने ध्यान से मेरी बातें सुनी और सिर हिलाया। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, आज मैंने सोचा था कि कुछ अलग करूं। पति पत्नी के रिश्ते में ताजगी बनी रहनी चाहिए है ना। इंटरनेट पर एक नई आइडिया देखी थी, कमरे को सजाने और माहौल को खास बनाने की, बस वही करने की कोशिश की थी। मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन देखो, उस आइडिया को आजमाने से पहले ही मेरा दामाद आ गया और सब कुछ गड़बड़ बढ़ा दिया। मेरी इस बात पर उसने हंसते हुए कहा, सासू माँ आप तो बड़ी क्रिएटिव है। वैसे पापा को यह सब बहुत पसंद आएगा। आप जो भी करती है वह दिल से करती है, यह बात सब जानते हैं। उसकी यह बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने सोचा कि शायद मैंने अपनी झिझक और असहजता को ठीक से संभाल लिया, लेकिन फिर भी उस रात की वह घटना मेरे मन में कई तरह के ख्याल छोड़ गई। मैं उससे बात कर रही थी, तभी मेरा पति निखिल अचानक घर आ गए। उसने पहले ही वादा किया था कि वह 1 घंटा पहले आएगा, लेकिन देरी हो गई थी। अगर वह समय पर आता तो वह दामाद को दरवाजे से ही वापस भेज देता। खैर, अब घर में आने पर निखिल ने दामाद को गले लगाया, लेकिन वह मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। इससे मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अपना वादा नहीं निभाया। तब मैं हॉल में बैठकर सोच रही थी और बगल में दामाद भी बैठा था। मेरा ध्यान कहीं और था, तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया, जिससे मैं थोड़ी हैरान हो गई, क्योंकि मेरा मन अभी भी विचारों में उलझा हुआ था। दामाद की अचानक इस रवैया से मैं थोड़ी डर गई थी। फिर उसने मुझसे पूछा, सासू माँ आप अकेली क्यों बैठी है? फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे अपने कमरे में ले गई और सजाया हुआ बिस्तर दिखाई देखकर उसने बिस्तर की तारीफ किया, आपने बहुत अच्छा सजाया है। तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं क्या दिखाना चाहती थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। तब मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैं बाहर निकल आई। फिर उससे बोली, मैं सिर्फ बिस्तर नहीं दिखा रही थी। तब उसने मेरी तरफ देखकर कहा, आपके चेहरे से मुझे सब कुछ समझ आ गया है, आपकी पसंद बिल्कुल सही है। फिर उसने निखिल के बारे में बात करते हुए कहा, ससुर जी बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें आपके जैसी जीवन साथी मिली है। फिर उसने मेरी सुंदरता की तारीफ किया, जिससे मेरा गुस्सा धीरे धीरे कम हो गया। फिर हमने बहुत सारे बातें किया और उसने मुझे बताया कि मैं अपनी समस्या उससे शेयर कर सकती हूँ। वह बोला, आप चिंता मत करें, मैं आपके लिए हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा मन थोड़ा हल्का हुआ और मैं अपने कमरे में वापस चली गई। उस रात मैं निखिल की तरफ पीठ करके सोई थी। अगले दिन रोज की तरह निखिल नाश्ता करके काम पर चला गया। दामाद अभी भी घर में ही थे। उसने बताया कि उसे आज 10 बजे ऑफिस जाना है। वह 33 साल का था, लेकिन उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह बहुत स्मार्ट और फिट है। तब वह नहाकर बाहर आया, लेकिन उसने केवल एक तौलिया लपेटा हुआ था। उसे ऐसे देखकर मुझे थोड़ा हंसी आने लगी, लेकिन दामाद सीधे रसोई में गया और अपने तरीके से सब कुछ तैयार करने लगा। उसका काम देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई और एक पल के लिए मैंने खुद को रोका। फिर कुछ समय बाद वह पूरी तरह से कपड़े पहनकर बाहर आया। जब वह बाहर वापस आया तो मैंने उससे पूछा, दामाद जी क्या आपको किसी काम में मेरी मदद चाहिए? तब उसके साथ होने से घर का माहौल एकदम जिंदा दिल हो गया था। ऐसा मुझे लगने लगा था जैसे अपने किसी खास के पास होने का एहसास हो रहा था। उस दिन ऑफिस जाने से पहले दामाद ने मुझे एक नई सलाह दिया, कैंडल लाइट डिनर की। उसने कहा, सासू माँ कल मैंने आपका प्लान थोड़ा बिगाड़ दिया था। आज मैं थोड़ा देर से आऊँगा, आप और ससुर जी साथ में समय बिताएं। मैं कहीं भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। उसने मुझे कैंडल लाइट डिनर को रोमांटिक बनाने के कुछ टिप्स भी दिए। उसी समय मैंने निखिल को फ़ोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। मैंने उसे मैसेज किया, जिसका उसने सिर्फ ओके में जवाब दिया। शाम को मैंने तैयारी भी कर ली थी।
लेकिन निखिल ने पूरे दिन मुझसे कोई बात नहीं किया। फिर भी जब वह जल्दी घर आया तो मुझे खुशी हुई। तब वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसके साथ खाना खाया, लेकिन उस पर कोई दबाव नहीं डाला। आखिरकार ऐसा नहीं था कि निखिल के साथ समय बिताने का वह आखिरी दिन होगा। वह थका हुआ लग रहा था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा और उसे शांतिपूर्वक सोने दिया। उसके सोने के बाद मैं रसोई साफ कर रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन में दिन भर की घटनाएं घूम रही थी। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। मैंने सोचा कि कुछ काम कर लिया जाए ताकि ध्यान भटक सके। सफेद गाउन पहनकर मैं रसोई में चली गई और वहां थोड़ी सफाई करने लगी। घड़ी रात के 10 बज चुके थे, लेकिन दामाद अभी तक घर नहीं आया था। मन में हल्की चिंता होने लगी। मैंने सोचा कि उसे फोन कर लूं और पूछूं कि वह कहाँ है, लेकिन फिर खुद को रोक लिया, यह सोचकर कि वह व्यस्त होगा और शायद जल्द ही आ जाएगा। तभी घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने दरवाजे की ओर देखा और वह अंदर आता दिखाई दिया। उसने मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मैंने उससे पूछा, आपने खाना खा लिया? उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने बाहर ही खा लिया, कुछ दोस्तों के साथ था तो वही खा लिया। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। मैंने उसे आराम करने को कहा और वह अपने कमरे की ओर चला गया। मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, फिर रसोई की लाइट बंद की और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन नींद अब भी कोसों दूर थी। दिन भर की घटनाएं और बातचीत बार बार मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने सोचा, क्या मैं किसी बात को ज्यादा सोच रही हूँ? लेकिन फिर खुद को समझाया, जो हुआ वह बस एक संयोग था। हर बात को इतना गंभीरता से लेना जरूरी नहीं। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगी और मैं गहरी नींद में खो गई। दिन इसी तरह गुजरते रहे। दामाद का ऑफिस का समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक था। वह पूरे दिन काम में मेरी मदद करते थे। दामाद जी मेरी हर मदद के लिए हमेशा उपलब्ध रहते थे। वहीं पर मेरा पति निखिल कभी मेरी मदद के लिए नहीं आता था। दामाद के साथ मेरी बेटी शादी करके बहुत भाग्यशाली थी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वह हर चीज में परिपूर्ण था। एक रात में अपने कमरे में निखिल के कपड़े देख रही थी और उसके कुछ शर्ट धोने के लिए निकाल रही थी। तभी मुझे उसकी पैंट की जेब में एक दिल्ली का टिकट मिला। मैंने उससे पूछा, यह टिकट तुम्हारे लिए जरूरी है? उसने कहा, हाँ, मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना है। ऑफिस से मुझे यह टिकट मिला है, वहाँ ऑफिस की पार्टी है। पार्टी की बात सुनकर मुझे लगा कि निखिल मुझे भी साथ ले जाएगा। मैंने उससे कहा, अच्छा पार्टी है तो हम कब जा रहे हैं? उसने जवाब दिया, तुम क्या बात कर रही हो, पार्टी ऑफिस के कर्मचारियों के लिए है, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। सपने देखना बंद करो। मैंने ऑफिस के दोस्तों के साथ पार्टी में जाने का फैसला किया है। उसके इस जवाब से मेरे खुशियों को एक पल में धक्का लग गया। फिर निखिल अगले दिन दिल्ली जा रहा था और वहां 7 दिन रहने वाला था। उसने बताया कि पार्टी 5 दिन तक चलेगी, लेकिन ऑनर्स के काम की वजह से 7 दिन वहां रहना होगा। जब वह चला गया तब मैं दामाद के साथ घर में अकेली थी। उसी समय दामाद के ऑफिस में भी पार्टी थी और उन्होंने मुझे वहां ले जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ मेरे पति हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त थे और मुझे कहीं भी ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी इसी उदासीनता ने मुझे अकेला महसूस कराया, लेकिन मेरे दामाद ने मेरी इस स्थिति को समझा और कहा, सासू माँ, आप भी थोड़ा बाहर निकलिए, पार्टी में चलिए, आपको अच्छा लगेगा। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन उनकी बातों में जो अपनापन और आदर था उसे मैं नकार नहीं सकी। उन्होंने मुझे यह एहसास दिलाया कि मेरी खुशी भी मायने रखती है। पार्टी में जाने से पहले मैं थोड़ी असमंजस में थी। मैंने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी, जिसे देखकर उन्होंने कहा, आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है, पार्टी में सबकी नजरें आप पर ही होगी। उनकी इस बात पर मैं थोड़ा मुस्कुराई, लेकिन भीतर ही भीतर झिझक महसूस हो रही थी। दामाद ने मुझे अपने साथ कार में बैठाया और पूरे रास्ते मुझे सहज महसूस कराने की कोशिश की। पार्टी किसी बड़े होटल में आयोजित की गई थी। जैसे ही हम वहां पहुंचे, दामाद ने मुझे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने साथ चलने का इशारा किया। वहां का माहौल पूरी तरह से औपचारिक था, लेकिन दामाद
ने मुझे एक पल के लिए भी असहज महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने मुझे अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलवाया। वे मुझे ऐसे पेश कर रहे थे जैसे मैं उनकी कोई खास मेहमान हूँ। उनकी इस बात ने मुझे गर्व और खुशी का एहसास कराया। पार्टी की शुरुआत पुरस्कार वितरण समारोह से हुई। दामाद का नाम बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए पुकारा गया। उन्होंने मेरी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, आप मेरे साथ स्टेज पर चलेगी? मैं थोड़ी हैरान हुई और कहा, यह तुम्हारा पुरस्कार है, इसमें मैं क्यों? उन्होंने दृढ़ता से कहा, आप मेरे लिए प्रेरणा है, यह पुरस्कार आपके बिना अधूरा है। उनकी बातों में सच्चाई और सम्मान था। मैं उनकी बात को मना नहीं कर सकी और उनके साथ स्टेज पर चली गई। स्टेज पर पहुंचकर उन्होंने पुरस्कार स्वीकार किया और माइक पर बोलना शुरू किया। यह पुरस्कार मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन इससे भी खास यह है कि आज मैं इसे अपनी सासू माँ के साथ साझा कर रहा हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे प्रेरित किया है और मेरा साथ दिया है। उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह मेरी सफलता का हिस्सा है। उनकी इस स्पीच ने मुझे भावुक कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझे इस तरह सम्मान देगा। पूरे हॉल में तालियों की गूंज थी और मैं गर्व और खुशी से भर उठी। उस रात पार्टी से घर लौटते समय मैंने उनसे पूछा, दामाद जी, आपने मुझे पार्टी में क्यों ले गए? उन्होंने उत्तर दिया, सासू माँ, आप बहुत सोती है। पार्टी सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं होती, हमें अपने परिवार को भी साथ लेकर जाना चाहिए। उनका उत्तर मुझे समझ में आया। फिर मैं अपने कमरे में कपड़े बदलते समय उनके बारे में सोचने लगी, लेकिन मेरे ड्रेस का हुक खुल नहीं रहा था। निखिल उस दिन घर पर नहीं था और मैं सोच रही थी कि मदद के लिए किसे बुलाऊं। तभी दामाद अचानक मेरे कमरे में आए और उन्होंने मेरे ड्रेस का हुक खोल दिया। फिर वे बाहर चले गए। कुछ समय बाद बाहर आकर मैंने उनसे पूछा, दामाद जी, कोई समस्या नहीं हुई? वे हंसते हुए बोले, सासू माँ, गर्मी बहुत बढ़ गई है और मेरे कमरे का एसी बंद हो गया है। अब रात में बिना एसी के कैसे सोऊंगा? घर में 2 ही एसी थे, एक मेरे कमरे में और एक गेस्ट रूम में। दामाद ने बताया कि उसके कमरे का एसी खराब हो गया है, इसलिए मैंने उन्हें अपने कमरे में सोने को कहा। उस रात दामाद मेरे बिस्तर पर सोए। आज निखिल की जगह उन्होंने लिया था। मुझे रात भर नींद नहीं आई और मैं बहुत असहज महसूस कर रही थी। अगले दिन दामाद की छुट्टी थी और घर का राशन खत्म हो गया था। मुझे बाहर जाकर राशन खरीदना था, लेकिन निखिल ने पैसे नहीं दिए थे। जब मैंने खाना बनाने का सोची तो कुछ ही चीज थी और कुछ खत्म हो गई थी। मेरे पास पैसे भी नहीं बचे थे। मैं निखिल को फोन करने का सोच रही थी, तभी दामाद ने मुझे रोका। उन्होंने कहा, अब मैं भी इस घर का सदस्य हूँ, इस साल का राशन मैं भरता हूँ, आज दोपहर का खाना हम बाहर ही खाएंगे। तब मैंने उनकी बात मानी और तैयार होकर कुछ समय बाद बाहर गए। सबसे पहले दामाद ने मुझे एक होटल में खाना खिलाया। खाना खाकर हम मॉल में खरीदारी के लिए गए। मॉल में मुझे जो चीजें पसंद आई वे सभी दामाद ने मुझे दिलाई। राशन के अलावा मैंने अपने लिए बहुत कुछ खरीदा और सारे पैसे दामाद ने ही दिए। निखिल हमेशा मुझ पर चिल्लाता था, अगर तुम राशन के अलावा कुछ ज्यादा खरीदोगे तो, लेकिन दामाद ने बिना एक शब्द कहे मुझे सब कुछ दिलाया। उनके व्यवहार के कारण कभी कभी मुझे लगता था कि वे मेरा मन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात मैंने मॉल से खरीदा हुआ नाइट ड्रेस पहनी थी। वह ड्रेस देखकर दामाद जी मुझे देखते रह गए और बोले, सासू माँ, आप बहुत सुंदर लग रही है। उस रात भी वे मेरे ही कमरे में ही सोए थे। आधी रात को संयोगवश में अपनी जगह बदलकर उनके पास सटकर सो गई। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैं खुद को उनके बहुत पास पाई थी। फिर मैं तुरंत उठकर दूर हो गई और अपने काम में लग गई। आज भी उन्होंने छुट्टी का दिन काम में लिया था और नाश्ता तैयार कर रहे थे। मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी। अचानक वे मेरे पीछे आए और उन्होंने मेरे कमर पर चुटकी काटी। उनके स्पर्श से मैं मचल उठी और अपना संतुलन खो दिया, जिससे मैं उन पर गिर गई। किचन में ही हम दोनों एक दूसरे के ऊपर एकदम करीब आ गए थे और मेरे हाथ का साबुन उनके चेहरे पर लग गया। यह देखकर मैं हंसने लगी। उन्होंने भी मुझे प्यार भरी नजर से देखा और हंसे। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने चुटकी क्यों काटी? उन्होंने जवाब दिया, आपके कमर पर चींटी थी, उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे हाथ का साबुन मेरे चेहरे पर लगाया और फिर हम दोनों हंसने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे पीछे से गले लगाया
और हमारी दरमियान की सीमा भूलने लगे। थोड़ी देर गले लगने के बाद मुझे कुछ गलत होने का आभास हुआ, तभी कुछ गलत होने से पहले ही हम दोनों दूर हो गए। उस दिन उनकी स्पर्श मेरे मन में बैठ गई। तब मुझे महसूस होने लगा कि दामाद जी मेरी देखभाल कर रहे हैं, जबकि मेरे पति अक्सर मुझे नजरअंदाज कर देते हैं। मेरे दामाद मेरे पति से बहुत ताकतवर और अधिक स्मार्ट थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक महिला को खुश कैसे रखना है। आज रात को मेरे पति के घर आने की संभावना थी। वे 11 बजे रात को आते ही सीधे कमरे में चले गए। तब सोने से पहले मैंने एक नई नाइटी ड्रेस पहनी थी। उसे देखकर मेरे पति ने पूछा, यह ड्रेस कहाँ से आई? मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास थोड़े पैसे से थे जिनसे मैंने यह ड्रेस खरीदी। तब निखिल मुझे शक की नज़र से देख रहे थे, लेकिन अब मुझे उनकी नज़र की परवाह नहीं थी। जिसे अपनी पत्नी की परवाह नहीं, उसकी क्यों परवाह करनी चाहिए? मेरी परवाह जो दामाद कर रहे थे, वे मेरी भावनाओं को समझते थे। मुझे समझ में आया कि वही मुझे फूलों की तरह संभाल सकते हैं। अब इस फूल की खुशबू की परवाह करने वाला दामाद ही होना चाहिए। उस दिन मैं निखिल से थोड़ी दूर ही रही। अगले दिन निखिल और दामाद दोनों अपने अपने समय पर ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी किचन में काम करते समय मुझे दामाद का ख्याल आ रहा था। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि दामाद की तरफ बढ़ कर मैं निखिल के साथ धोखा कर रही हूँ। इस सोच के साथ मैंने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। मैंने दामाद और निखिल दोनों को मैसेज भेजा कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरी तबीयत बिगड़ी बिगड़ी सी लग रही है। फिर घर का दरवाज़ा खुला छोड़कर मैं अपने कमरे में चली गई। मैसेज भेजने के 30 मिनट में ही मेरे दामाद घर आ गए। घर में प्रवेश करते ही वे सीधे मेरे कमरे में आए और मेरी तबीयत चेक करने लगे। तब उनके चेहरे पर मेरी चिता साफ दिख रही थी। जब वे मुझे चेक कर रहे थे तो अचानक मैं हंस पड़ी। मेरा हंसना देखकर दामाद जी बोले, मजाक करने का समय नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। तब उनके चेहरे पर चिता साफ दिख रही थी। चिता में उन्होंने पूछा, आपको क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताइए। तब मैंने दामाद का हाथ पकड़ी और उन्हें पास बिठाई। फिर बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस आपकी और निखिल की परवाह का असर देख रही थी। आज आप इस परीक्षा में पास हो गए हैं। तब दामाद जी मेरे बात समझे और फिर धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हमारी नज़दीकियों के बीच में ही अचानक निखिल कमरे में आ गए। हमें इस तरह साथ देखकर उनके होश उड़ गए। फिर उन्होंने मेरे पास आकर दामाद को जोर से धक्का दिया और बोले, यह सब क्या चल रहा है? तुम अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? तब मैंने जवाब दिया, नहीं, मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं आया। जब तुम निशा के साथ होते हो तब तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल आता है। क्या मैंने जानबूझकर तुम्हें और दामाद का एक साथ सेल्फी भेजा था ताकि तुम्हें शक हो? लेकिन शक तब करो जब तुम्हारा अपना चरित्र साफ हो। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो मेरे और दामाद के सबूत भी सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तभी निखिल चिल्लाकर बोले, कौन सी निशा? तब मैंने उन्हें उनके और उनकी प्रेमिका की तस्वीरें दिखाई। मुझे उनकी सच्चाई पहले से ही पता थी, लेकिन मैं उनके प्यार के लिए चुप थी। मैंने कहा, निखिल, तुम और कितना झूठ बोलोगे? ऑफिस के काम के बहाने और मीटिंग के बहाने तुम उस लड़की के साथ शहर से बाहर समय बिताते हो, उस पर कितना पैसा खर्च करते हो, लेकिन पत्नी ने कुछ मांगा तो तुम शिकायत करते हो। तुम किस तरह के इंसान हो यह मुझे पता है। फिर भी मैं इस घर में रहकर तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती थी। कभी सजती सुरती थी तो कभी कैडल लाइट डिनर का आयोजन करती थी। कदाचित मुझसे कुछ गलत हुआ होगा, लेकिन जो प्यार मुझे चाहिए था वह मैं तुम नहीं दे सके। तब मैंने मन में ठान लिया कि अब मैं तुमसे वह प्यार नहीं पाऊंगी। मैं खुद को दोषी मान रही थी, लेकिन दामाद जी ने सही समय पर मुझे सब कुछ सच बता दिया। यह अच्छा हुआ, नहीं तो मैं खुद को दोषी मानकर डिप्रेशन में चली जाती और कुछ गलत कर बैठती। उस कठिन समय में दामाद जी ने मेरी देखभाल किया। हाँ, तुम जो हमें शक की नज़र से देख रहे हो वह नज़र हटाओ, मैंने ठहरते हुए ने कहा। मेरे और दामाद के बीच कुछ भी गलत नहीं है, यह सब एक नाटक था जो हमने सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया। निखिल की आंखों में हैरानी और शर्म का मिलाजुला भाव साफ झलक रहा था। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन मैं रुकी नहीं। आज जो कुछ तुमने देखा वह भी इसी नाटक का हिस्सा था। मैंने आगे कहा, अगर तुम मुझे किसी दूसरे मर्द के साथ देख नहीं सकते तो सोचो मैं तुम्हें किसी दूसरी औरत के साथ कैसे सहन कर सकती हूँ। यह दर्द मैंने कई बार सहा है, लेकिन अब नहीं। मेरे शब्दों ने जैसे निखिल को जड़ कर दिया। वह सिर झुकाए खड़ा था और मैं अपनी बात पूरी करते हुए बोली, यह सब इसलिए किया ताकि तुम ही ये एहसास हो कि तुम्हारी हरकतें हमारे रिश्ते को कितना चोट पहुंचा रही थी। निखिल अब पूरी तरह से शर्मिंदा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने जो किया वह गलत था, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी तरफ रखे बैग को उठाया और कहा, अब मैं और सहन नहीं कर सकती, मैं मायके जा रही हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में अब गहराई और सच्चाई थी। प्लीज मत जाओ, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी औरत के पीछे नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। मुझे एक मौका दो। उसकी आंखों में सच्चाई और पछतावा था। मैंने एक पल के लिए रुककर उसकी ओर देखा। मैंने पीछे मुड़कर दामाद की ओर देखा जो अब तक चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा, दामाद जी, आपकी मदद के बिना शायद यह मुमकिन नहीं होता। आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। दामाद ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैंने वही किया जो सही था। आप दोनों का रिश्ता बचाना जरूरी था। अब सब ठीक हो जाएगा। निखिल ने अपने वादे को दोहराया और कहा, मैं सच में बदल जाऊंगा। मुझे एक आखिरी मौका दो। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि हर रिश्ते को एक और मौका दिया जा सकता है, खासकर तब जब दूसरा व्यक्ति अपनी गलती मान चुका हो। मैंने अपना बैग नीचे रखा और कहा, यह आखिरी मौका है निखिल, अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते में बदलाव आने लगा। निखिल ने अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश की और मैं जो एक टूटे हुए रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रही थी, अब उम्मीद के साथ आगे बढ़ने को तैयार थी। आजकल कई लोग, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं, अपने अच्छे परिवार के बावजूद बाहर प्रेम में पड़ रहे हैं। यह एक ट्रेड बन गया है, लेकिन बाहर का व्यक्ति कभी आपको आपके परिवार के सदस्य की तरह नहीं संभाल सकता। वह सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बढ़ती घटनाओं के कारण तलाक के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में किसी भी महिला का तुरंत मायके जाना मतलब अपने पति को स्वतंत्रता देना है। इसलिए परिस्थिति से भागने की बजाय उसका का सामना करना चाहिए। चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर चला जाए, एक पत्नी ही उसे सही रास्ते पर ला सकती है। यह हर महिला को समझना चाहिए। आजकल यह एक आम बात हो गई है कि चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं, अपने अच्छे परिवार और रिश्तों के बावजूद वे बाहर प्रेम शब्दों में पड़ जाते हैं। यह एक तरह का ट्रेड बन गया है जहां लोग अपनी भावनाओं और इच्छाओं को परिवार से बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा करने से अक्सर यह भुला दिया जाता है कि बाहरी व्यक्ति कभी भी आपको उसी तरह नहीं समझ सकता जैसे आपका परिवार करता है। वह केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आपके करीब आता है, लेकिन वह आपके परिवार के सदस्य की तरह कभी नहीं हो सकता जो हमेशा आपके साथ होता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बढ़ती घटनाओं के कारण तलाक के मामलों में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है क्योंकि लोग एक दूसरे से जुड़ने के बजाय रिश्तों में असंतोष और धोखा महसूस करने लगे हैं। ऐसे में कई महिलाएं या पुरुष अपने परिवार से दूर होकर मायके या किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, यह सोचकर कि शायद इससे उनकी समस्याएं हल हो जाएगी। लेकिन क्या यह सही समाधान है? जब कोई महिला या पुरुष अपने रिश्ते से भागकर मायके जाता है तो यह अपने आप में एक संदेश भेजता है कि वे अपने पति या पत्नी को स्वतंत्रता दे रहे हैं। ऐसा करना भले ही अस्थायी रूप से राहत दे, लेकिन यह रिश्ते को और अधिक कमजोर बना सकता है। स्थिति से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। चाहे पति कितना भी गलत रास्ते पर क्यों ना चला जाए, एक पत्नी ही उसे सही रास्ते पर ला सकती है। यह जिम्मेदारी केवल पत्नी की नहीं बल्कि पति की भी होती है कि वह अपने रिश्ते की कद्र करे और अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे मेरे पति ने अपनी भांजी के घर कुछ दिनों के लिए भेजा था। उस समय मुझे यह अंदाजा नहीं था कि मेरे दामाद की नज़र मुझ पर ऐसी पड़ेगी। एक दिन जब उसकी पत्नी घर पर नहीं थी तो दामाद ने मुझे अपनी शर्ट पर गिरी चाय साफ करने के बहाने अपने कमरे में बुलाया। तब मैं बिना कुछ सोचे समझे दामाद का काम करने उसके कमरे में चली गई, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंची उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे पास खींच लिया। फिर वहीं हेलो दोस्तों, आज कि इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम शीला है और मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई हूँ, मैं हमेशा अपनी नंद के छाट देखती रही हूँ। आज तक मैं कभी भी अपनी नंद को पलट कर कुछ बोल नहीं पाई, ना ही उसका कोई काम मना कर पाई, क्योंकि मेरे पति को उनकी बहन बहुत प्रिय थी। अब जब पति के साथ ठीक से रहना है तो मुझे उनकी मर्जी के अनुसार ही रहना होगा। मेरी उम्र 47 साल है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी 15 साल की है और बेटा 13 साल का है। घर में मेरी सासू माँ भी है। मेरी एकलती नंद की भी शादी हो चुकी है, उनकी भी 2 बेटियां हैं। पिछले साल की नंद ने अपनी बड़ी बेटी की धूमधाम से शादी की थी। मेरी भांजी को एक अच्छा अमीर घर मिला था, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही मेरी भांजी का एक हादसा हो गया। अब उसकी देखभाल के लिए नंद जी को उसके दामाद के घर जाकर रहना असहज लग रहा था। उनकी बेटी की देखभाल के लिए किसी को ससुराल में जाना ही पड़ता, क्योंकि वहां उसके पति के अलावा और कोई नहीं था। नंद जी का कहना था कि उनकी दूसरी बेटी शादी की उम्र में आ गई है, उन्हें उसके लिए भी अच्छा रिश्ता देखना है। यदि वे बड़ी बेटी के घर चली गई और वहीं रुक गई तो वह अपनी दूसरी जवान बेटी पर ध्यान नहीं दे पाएंगी। इसलिए मेरी नंद जी हमेशा की तरह अपनी समस्या लेकर मायके आई तो मेरे पति ने कहा, बहन आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। शीला कुछ दिन अपनी भांजी की देखभाल के लिए उसके घर चली जाएगी। मेरे पति के यह कहते ही मैंने कहा, अगर मैं वहां गई तो घर में बच्चों और आप पर ध्यान कौन देगा। मेरे इतना कहते ही सामने से सासू माँ ने जवाब दिया। सासू माँ बोली, तू ऐसा कह रही है जैसे मैं घर का कोई काम नहीं करती। अभी मेरे हाथ पैर थके नहीं है, मैं अपने बेटे और पोते पोती का सारा काम अब भी कर सकती हूँ। वैसे तो सासू माँ घर में कोई काम नहीं करती थी। आज जब उनकी बेटी को जरूरत पड़ी तो उन्हें तुरंत घर के काम करने की अपनी रजामंदी दिखा दी थी। पति और सासू माँ के सामने मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। पति के कहने के अनुसार मैं भांजी के ससुराल जाने को तैयार हो गई। वहां मुझे कितने दिन रहना होगा यह भी मुझे नहीं पता था। अगले दिन सुबह सुबह मेरे पति मुझे भांजी के ससुराल छोड़ने आए। थोड़ी देर अपने दामाद के साथ बातचीत करने के बाद मेरे पति फिर से वापस अपने घर लौट आए। मैं अपनी भांजी की देखभाल के लिए उसके ससुराल में ही रुक गई। मेरी भांजी का नाम निशा था। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुई थी। मेरी भांजी घर की साफ सफाई करते समय अचानक सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई थी, जिससे उसका एक पैर हल्का सा लंगड़ा सा हो गया था। दामाद के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु उनका कहना था कि अगर मेरी पत्नी की देखभाल के लिए घर का व्यक्ति रहेगा तो मैं भी निश्चिंत होकर अपना काम कर पाऊंगा। बाहर के किसी भी काम वाली बाई पर मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता। उनकी यह शब्द सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने उन्हें देखा कि उन्हें अपनी पत्नी की कितनी परवाह है। निशा के घर अपना सामान रखने के बाद मैं रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। फिर तुरंत ही मेरे पति की वापसी की जल्दबाजी में व्यस्त हो गई और दामाद को नमस्ते करना भूल गई। इस पर निशा ने मुझे पीछे से हल्का सा इशारा किया और अपने पति को नमस्ते करने को कहा। उसके इशारे को समझते ही मैं दामाद को नमस्ते करने गई, लेकिन नमस्ते के बजाय दामाद ने मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, सासू माँ अब यह नमस्ते वमस्ते पुरानी बात हो गई है, हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अब दामाद को नमस्ते नहीं करते बल्कि उसे गले लगाकर मिलते हैं। आज तक मैंने अपने पति के अलावा किसी
और को गलती से भी गले नहीं लगाया था, लेकिन दामाद ने अचानक मुझे गले लगाने से मैं थोड़ी घबरा गई। निशा भी मुझे अलग नज़र से देखने लगी थी। भले ही मैं 47 साल की थी, मेरा भी गोरा था। फिर बातों का दौरान दामाद मुझसे बोले, सासू माँ आप मुझे दामाद कहकर मत पुकारे, आपकी और मेरी पत्नी में मुझे ज्यादा फर्क नहीं दिखता, आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं, आपके मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दामाद ने कितना भी आग्रह किया, लेकिन मैं गलती से भी उन्हें उनके नाम से नहीं बुलाने वाली थी। आखिरकार हमारा रिश्ता इज्जत का था। पहले ही दिन दामाद मुझसे इतनी लकर बात कर रहे थे कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं उनके घर आई हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने मायके के किसी अपने के घर में हूँ। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद दामाद ऑफिस के लिए निकल गए। उसके बाद मैं व्हील चेयर पर बैठी निशा को उसके कमरे में ले गई। करीब 7-8 महीने पहले मैंने अपनी भांजी को दिवाली पर अपने मायके में हंसते खेलते देखा था, और अब उसे व्हील चेयर पर नहीं रहेगी। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाएगी। यह तो तथा मैंने निशा को उसके कमरे में छोड़ दिया तो वह बोली, मामी मेरे कमरे के बगल में गेस्ट रूम है, वहीं अपना सामान रख दो और जाकर फ्रेश हो जाओ। निशा ने मुझे मेरा कमरा बता दिया था। मैंने उसे बिस्तर पर लिटाया और उस कमरे से बाहर आकर हॉल से अपना सामान लेकर गेस्ट रूम में चली गई। थोड़ी देर बाद घर की नौकरानी भी काम पर आ गई थी। रात का खाना भी उसी ने बनाया। पर रोसने के बाद दामाद जी ने नौकरानी से कहा, आज से तुम्हारी छुट्टी है, अब निशा की देखभाल के लिए उसकी मामी यहाँ आ गई है, हमें अब नौकरानी की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दामाद ने हमारे सामने ही नौकरानी का पूरा वेतन उसे दे दिया और अगले दिन से न आने को कह दिया। जैसे ही मैं आई मेरे दामाद ने अपने घर की नौकरानी को छुट्टी दे दी। इसका मतलब मैं समझी कि उन्होंने मुझे यहाँ नौकरानी के तौर पर काम करने की के लिए बुलाया था। जैसे ही वह लोग डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे, मैंने उन्हें अलग नज़र से देखना शुरू किया। शायद मेरी नज़र उन्हें महसूस हो गई थी। तब दामाद जी ने कहा, सासू माँ आप बुरा मत मानिए, मैंने नौकरानी इसलिए हटाई क्योंकि मुझे किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ का काम पसंद नहीं है। अब निशा व्हील चेयर पर है तो मैंने घर में नौकरानी रखी थी, नहीं तो हमारी शादी के बाद से निशा ही घर का सारा काम संभालती थी। अब आप हमारे घर का सदस्य जैसी है, इसलिए मैं आपको अपने अधिकार में समझते हुए घर की सारी जिम्मेदारियां आप पर सौंप रहा हूं। कुछ देर पहले दामाद की बातें सुनकर मैं गलतफहमी का शिकार हो गई थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे परिवार का सदस्य मानकर घर की सारी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। तब मैंने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जब तक निशा ठीक नहीं हो जाती तब तक इस घर का हर काम मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ही मैंने यह कहा, दामाद ने खाने की टेबल के नीचे मेरे पैर पर हाथ रख दिया। खाते वक्त दामाद जी निशा और मेरे बीच में बैठे थे। उनका स्पर्श होते ही मैं चौंक गई, लेकिन निशा के सामने मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी कुर्सी उनसे थोड़ी दूर कर ली और खाने लगी। खाना खत्म होते ही रात को मैंने रसोई साफ करना शुरू किया। रसोई साफ करते वक्त मेरी साड़ी काफी गीली हो गई थी। जब मैं रसोई से बाहर आई तो मुझे हॉल में कोई नजर नहीं आया। मैंने सोचा कि निशा और दामाद जी अपने कमरे में होंगे, इसलिए मैं भी अपने कमरे में चली गई। अंदर जाकर मैंने साड़ी बदलकर गाउन पहन लिया। कपड़े बदलते ही जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा, मेरी नज़र अपने कमरे के दरवाजे पर गई। तब मुझे साफ दिखा कि दामाद मेरे कमरे में झांक रहे थे। शायद मैंने दरवाज़ा थोड़ा खुला छोड़ दिया था। घर भी मुझे दरवाज़ा बंद करने की आदत नहीं रखती थी, क्योंकि बच्चे कभी भी हमारे घर में आकर सो जाया करते थे। घर की आदत के मुताबिक यहाँ भी मैं कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। दामाद को देखते ही मैं बहुत शर्माई। हमारी नज़रें मिली और फिर दामाद जी बिना झज के अंदर आ गए। उन्हें देखकर मैंने पूछा, आप अभी तक सोए नहीं? मेरे लिए आपका कोई काम था क्या? इस पर दामाद ने कहा, मैं तो आपकी खैरियत पूछने आया था। इस कमरे में आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? आपका बेडरूम आपको पसंद आया ना? इसी
तरह की छोटी मोटी बातें पूछने के लिए मैं यहाँ आया था। मुझसे बात करते वक्त दामाद जी मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनकी वह नज़र देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मुझे कपड़े बदलते वक्त देख लिया था। मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। उन्होंने जो सवाल पूछा उसका मैंने हमें सिर हिला दिया। फिर अचानक दामाद जी मेरी तरफ आए और मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोले, क्या बात है सासू माँ, ससुर जी आपकी देखभाल नहीं करते लग रहा है। कोई बात नहीं, जब तक आप यहाँ हैं मैं आपकी बिल्कुल अपनी निशा की तरह देखभाल करूंगा। देखिए ठंड के कारण आपकी त्वचा बिल्कुल सूखी सी हो गई है, जरा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। इतना कहकर दामाद जी ड्रेसिंग टेबल से मेरे चेहरे पर लगाने के लिए क्रीम लेकर आए। जैसे ही वे मेरे चेहरे पर क्रीम लगाने लगे मैंने उनसे क्रीम ले ली और कहा, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आगे से मैं अपनी देखभाल खुद कर लूंगी। इस पर वे बोले, अगर आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया तो मेरी नज़र जरूर पड़ेगी, यह मेरा वादा है। इस घर में आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी, आप बस यहाँ खुशी से रहिए और मेरी देखभाल की। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए दामाद जी मेरे कमरे से बाहर चले गए। उस रात उनके उन बातों का दो अर्थ मेरे समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे उनकी असली इरादा मेरे सामने आने लगा था। जब से उनकी पत्नी निशावर चेयर पर आई थी, वे किस चीज के लिए तरस रहे थे यह समझने में मुझे थोड़ी देर लगी, मगर दामाद जी मुझ पर इस तरह की नज़र रखेंगे इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब दामाद जी रोज सुबह मेरे बनाए नाश्ते और खाने की बहुत तारीफ करने लगे थे। उनकी तारीफ निशा को पसंद नहीं आती थी, यह मुझे उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलने लगा था, लेकिन उसने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। यहाँ आए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया था। पिछले 5 दिनों से रोजाना निशा और दामाद जी के कमरे से उनके झगड़े की आवाजें आने लगी थी, लेकिन मैंने आज तक उनके कमरे का दरवाजा कभी नहीं खटखटाया था, क्योंकि रात को बेटी का दरवाजा खटखटाना सही नहीं समझा। एक रात उन दोनों के बीच झगड़ा कुछ ज्यादा ही बढ़ गया और उस रात मैंने खुद को रोक नहीं पाए और निशा के कमरे का दरवाजा खटखटा आए। तभी गुस्से में दामाद जी ने दरवाजा खोला था। उन दोनों के झगड़े का कारण मुझे पता नहीं था। मुझे देखते ही दामाद जी कमरे से बाहर चले गए। फिर मैं निशा का हाल पूछने उसके पास गई तो उसने कहा, मेरी रहने दो, तुम्हारे दामाद की पूछताछ करो, नहीं तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा। निशा ने जो कहा उसे सुनकर मैं तुरंत दामाद जी के पीछे गई। वह गुस्से में टेरेस पर गए थे। वहां पहुंचकर मैंने उनसे पूछा, आज ऐसा क्या हो गया कि आप इतने गुस्से में रात को यहाँ चले आए। इस पर दामाद जी बोले, सासू माँ, आपकी बेटी ने मुझे शादी के 1 साल में भी पत्नी का सुख नहीं दिया। अब जब वह अपाहिज हो गई तो इसमें मेरा क्या दोष। उसे किसी ने कहा था सीढ़ी चढ़ने के लिए, मैं तो पत्नी के सुख से वंचित हूँ। दामाद जी को समझाते हुए अनजाने में मेरा हाथ उनके कंधे पर चला गया, लेकिन मेरे स्पर्श से उनके मन में कुछ अलग ही भावनाएं जाग उठी। यह मुझे उनके बातों से पता चला। अचानक उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे कंधे पर रख दिए और बोले, सासू माँ, जब से आप आए हैं मैं आपको बार बार एक बात कहना चाहता हूँ, आप और निशा में ज्यादा अंतर नहीं है। अब जब आप मुझे समझा ही रही हैं तो आपकी बातों से मुझे यह समझ आ गया कि आप कहना चाहते हैं कि जब तक निशा ठीक नहीं हो जाती मैं उसे समझने की कोशिश करूं। है ना, ठीक है, मैं उसे समझने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कुछ दिनों के लिए उसकी जगह आपको लेनी पड़ेगी। जैसे ही दामाद ने यह कहा मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। दामाद जी की नज़र मेरे प्रति बदल रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दामाद जी मुझसे इस तरह से बात करेंगे। उनकी नज़र में मुझे फरेब दिखाई दे रहा था। फिर अगले दिन सुबह होते ही मैंने अपने पति को फ़ोन किया। मैंने उनसे कहा, मुझे अब आपकी और बच्चों की बहुत याद आ रही है। आप दामाद जी को फ़ोन करके कहे कि उनके घर में एक कामवाली लगा ली और तुरंत मुझे लेने आ जाएं। इस पर मेरे पति ने कहा, शीला, क्या तुम अपनी भांजी के मुश्किल दिनों में भी उसके साथ नहीं रह सकती? अगर तुम बीच में ही घर वापस आ गई तो दीदी को कितना बुरा लगेगा। उसने भरोसे के साथ तुम्हें निशा के पास भेजा है। अब यूं ही ड्रामा मत करो, कुछ दिनों की तो बात है, एक बार निशा ठीक हो जाए तो मैं खुद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मेरे पति ने भी मेरी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि मुझे अब भांजी के घर करना नहीं पसंद आ रहा है,
लेकिन असली कारण कुछ और ही था। मैं अकेली तो घर जा नहीं सकती थी। मैंने निशा से बात करने का फैसला किया। उसी दिन जब दामाद जी ऑफिस गए तो मैं निशा के कमरे में गई। रात को दामाद जी ने मुझसे जो कुछ कहा था वह मैं सीधे सीधे निशा को बता नहीं सकती थी, पर मैंने उससे उसके और दामाद जी के रिश्ते के बारे में पूछी। तब निशा ने मुझसे ज्यादा कुछ नहीं कहा। उससे बात करते हुए कुछ समय बाद ही अचानक दामाद जी घर आ गए। मैं उनके कमरे में आते ही जल्दी से अपने कमरे में चली गई। अगले ही दिन सुबह नाश्ते के बाद दामाद जी ने घर में एक नज बुला ली थी। वह नज निशा को उसके पैरों की थेरेपी के लिए ले जाने आई थी। कुछ ही समय बाद निशा उस नस के साथ जाने लगी। जैसे ही निशा घर से गई मुझे पता चला कि आज दामाद जी की छुट्टी है। निशा के न रहने से मुझे दामाद जी के साथ घर में अकेले रहना बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को घर के कामों में उलझाया रखा। अचानक थोड़ी देर बाद मुझे दामाद जी के कमरे से उनकी आवाज़ सुनाई दी। दामाद जी मुझे आवाज़ दे रहे थे। तब मैं दौड़कर उनके कमरे में गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने कहा, सासू माँ, मेरी पसंदीदा शर्ट पर पेन की चाय गिर गई है, क्या आप इसे साफ कर देंगी? तब मैं उनकी शर्ट लेकर उसे से साफ करने के लिए जाने ही वाली थी कि उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, मेरा शर्ट यहीं बाथरूम में साफ कर दीजिए। मुझे अपनी पसंदीदा चीजें खराब हालत में नहीं पसंद और अगर आप इसे बाहर धोएगी तो कहीं फट ना जाए। दामाद जी की जिद के कारण मैंने वही बाथरूम में ही शर्ट धोने का निर्णय लिया। जैसे ही मैं बाथरूम की ओर मुड़ी मुझे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दामाद जी ने कमरे का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया था। उन्हें दरवाजा बंद करते देख मुझे डर लगने लगा। फिर मैंने उनसे पूछा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? इस पर दामाद जी ने कहा, सासू माँ, मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी और यह बातें दरवाजा खुले रख नहीं कर सकता। वे मेरी ओर चलते हुए आए और बोले, कल जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कीजिए। गुस्से में मैंने आपको कुछ भी कह दिया, लेकिन गुस्से में कही गई एक बात थी कि आप अभी भी बहुत जवान और खूबसूरत लगती है। जिस तरह आपके पति पिछले हफ्ते से आपको यहाँ छोड़कर गए हैं, उससे तो मुझे लगा कि अब आपके और ससुर जी के बीच पति पत्नी जैसा प्यार नहीं रह गया था। आपको भी पति के प्यार की जरूरत होगी, है ना? देखिए ना, हम दोनों की हालत एक जैसी ही है। मुझे पत्नी के प्यार की जरूरत है और आपको पति के प्यार की, लेकिन आप चाहे तो हम दोनों एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कभी आपने इस बारे सोचा है? दामाद जी की बातें सुनकर मैं फिर से हैरान रह गई। अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने मुझसे माफी मांगी थी और अब वे फिर से मुझ पर बुरी नजर डाल रहे थे। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी खूबसूरत भांजी का नसीब खराब है, उसे एक दरिंदे प्रवृत्ति का पति मिला है। तब गुस्से में मैंने उनसे कहा, तुम जैसे घटिया इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सिर्फ शक करने वाले हो, बल्कि बुरी नीयत वाले भी हो। कल जब मैंने निशा से बात की तो पता चला कि वह सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि तुमने उसे इतनी बुरी तरह से मारा कि वह अब लंगड़ आने लगी है। मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं अपनी भांजी को तुम्हारे साथ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। यह सुनते ही दामाद जी जोर से हंसने लगे और बोले, सासू माँ, यही आपकी बातूनी आदत के कारण मैंने आपको यहाँ फंसाया है। कल आप मेरी पत्नी को मुझे छोड़ने के लिए उकसा रही थी, है ना? निशा मुझे कभी भी तलाक नहीं देगी, चाहे कोई उसे कुछ भी सिखाए। तभी अचानक दामाद जी ने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। दरवाजे के बाहर किसी के आने की आहट भी हुई, लेकिन दामाद जी ने मेरा हाथ पकड़कर जोर से अपने ऊपर खरोंच लगानी शुरू किया और चिल्लाया, सासू माँ, मैं आपका दामाद हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब वह बड़बड़ा हुए मुझे कमरे के दरवाजे तक ले गया और धीरे से उसने कमरे का लॉक खोल दिया। फिर उसने ऐसा दिखाना शुरू किया जैसे कि मैं उस पर बुरी नजर डाल रही हूँ। कुछ ही समय में कमरे में मेरा पति और नंद आ गए। उन्हें देखकर तो मैं बहुत घबरा आ गई थी। उस दिखावटी इंसान ने मेरी नंद और मेरे पति को देखते ही अपनी आंखों में आंसू ला लिया। वह कहने लगा, सासू माँ, अच्छा हुआ आप समय पर आ गए, नहीं तो आज आपकी भाभी ने मुझ पर बुरी नजर डाल दी थी। यहाँ आने के बाद से ही यह निशा को मेरे खिलाफ भड़का रही है। यह चाहती है कि निशा मुझे तलाक दे दे। आज तो निशा थेरेपी के लिए बाहर क्या आ गई। इन्होंने मौका देखकर मुझसे अकेले में मिलने की इच्छा जाहिर की। जब मैंने मना किया
तो यह मुझ पर जबरदस्ती करने लगी। नंद को तो अपने दामाद की बात सच लगने लगी थी, इसलिए वह मुझसे कहने लगी, शीला तुम 2 बच्चों की माँ होकर भी मेरे दामाद पर बुरी नज़र डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जरूर तुम्हारी नीयत उसकी संपत्ति पर होगी। मैंने तुम पर भरोसा करके तुम्हें निशा की मदद के लिए भेजा था, लेकिन तुम तो अपनी खूबसूरती का गलत फायदा उठाने चली हो। यह तो अच्छा हुआ कि मेरा दामाद देवता जैसा इंसान है और उसने तुम पर नजर नहीं डाली। नंद मुझे इस तरह ताने दे रही थी कि मेरा पति भी मानने लगा कि जैसे मैंने ही उसके दामाद पर बुरी नजर डाली हो। तभी मेरी नंद मुझ पर हाथ उठाने के लिए मेरे पास बढ़ी ही थी कि तभी पीछे से निशा आ गई। आते ही उसने माँ को रोक लिया। फिर निशा ने कहा, माँ जिस पर तुम हाथ उठाने जा रही हो वह निर्दोष है। उसने तो मेरे समय रहते हुए आंखें खोल दी कि यहाँ जो कुछ हो रहा है वह सब मेरे पति की चाल है। मामी पर मेरे पति की बुरी नज़र थी, लेकिन मेरी नंद को अपनी बेटी को बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी निशा ने अपने मोबाइल से कुछ पहले की तस्वीरें अपनी माँ और मामा को दिखाई। यह सब देखकर और सुनकर उन्हें समझ आ गया कि दामाद ने मुझे फंसाने की कोशिश की थी। निशा ने कहा, मामी कल रात मैंने अपने पति की फोन पर बात सुन ली थी। उसने माँ और मामा को फोन करके आपके बारे में अनाप शनाप बातें की थी। उसने मुझे जानबूझकर थेरेपी के नाम पर बाहर भेजने और आपको फंसाने की पूरी योजना बनाया था। आपकी हरकतों पर नजर रखने के लिए इसने इस कमरे में एक कैमरा भी लगा रखा है। उसे लगा कि आज उसने कैमरा बंद कर रखा है, लेकिन कल रात ही मैंने उस कैमरे का ऑपरेटिंग अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर ली थी। यहाँ से जाते ही मैंने अपने मोबाइल से वह कैमरा चालू कर दिया था जिसमें मेरे नालायक पति की सारी करतूतें कैद हो गई। मम्मी आप बिल्कुल मत घबराना। फिर धीरे धीरे निशा ने हमें अपनी तकलीफें बताना शुरू खींच। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम्हें पैसे वाला दामाद चाहिए था, इसलिए तुमने मुझे बिना बताए एक तलाकशुदा आदमी से मेरा विवाह कर दिया और समाज में मेरा अमीर दामाद है ऐसा ढोल पीटने लगी। तुमने उसकी अमीरी देखी लेकिन उसका स्वभाव नहीं देखा। मैंने भी एक तलाकशुदा का साथ स्वीकार कर लिया, लेकिन मेरे पति के लगातार शक के कारण मैं बहुत तंग आ गई थी। मैंने तुम्हें उसके स्वभाव के बारे में भी बताया था, लेकिन तुम हमेशा वही समझाती रही कि पति की बातें थोड़ी बहुत सुननी चाहिए। उस दिन कई साल बाद मेरे क्लासमेट का गलती से फोन आ गया था। मैं बस उससे हेलो हाय कर रही थी कि मेरे पति ने मुझ पर शक करके इतना मारा कि अब मैं अपंग हो चुकी हूँ। मुझे अपंग करने के पीछे मेरे पति का शक और उसका स्वभाव है। उसने मुझे इतना दबाव में रखा था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाती, लेकिन मामी ने मेरे दिल की सारी बातें निकाल दी और मेरा मन हल्का किया। उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे खुद के लिए निर्णय लेना चाहिए। ऐसे आदमी के साथ रहकर मेरा भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। मामी को मुझे समझाने के बाद मैंने इस घटिया आदमी को तलाक देने का फैसला किया है। निशा की बात सुनकर मैं और मेरा पति दोनों चकित रह गए। मेरी नंद ने अपनी प्यारी बेटी का वाकई में नसीब फोड़ दिया था। पैसे वाले दामाद की चाह में उन्होंने बेटी को गलत इंसान के गले बांध दिया था। अब दामाद की असलियत जानकर मेरी नंद ने खुद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और उसके खिलाफ कड़ी सजा की मांग की। मेरी नंद की उस लालच की उनकी अपनी सुदृढ़ बेटी उस शक करने वाले आदमी के हाथों अपंग हो चुकी थी। आज मेरी नंद को अपने फैसले पर गहरा अफसोस हो रहा था। तो दोस्तों, दामाद पैसों से अमीर ना हो पर अपनी पत्नी का सम्मान करने वाला जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद। एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे बिस्तर में मेरे जेठ जी सो रहे थे। फिर मैंने एक नजर अपने बदन पर डाली तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त मेरे जेठ गहरी नींद में मेरे पास ही सो रहे थे। यह सब कुछ देखकर मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। मैं जेठानी के पास चली गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि जेठ जी, मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्यों है? तब जेठानी जी कहने लगी कि मुझे नहीं पता, वह तो पूरी रात मेरे पास थे, फिर तुम्हारे पास कैसे जा सकते हैं?
फिर वापस अपने कमरे में आई और जेठ जी को उठाने लगी। जेठ जी की नजर मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं उनसे पूछने लगी कि आखिर वह मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं, जबकि मैं उनकी छोटे भाई की पत्नी हूँ। मैं यह सब कहते कहते रोने लगी, क्योंकि मैं जिस हाल में थी उससे मुझे अंदाजा लग गया था कि जेठ जी मुझे कहीं का नहीं छोड़े होंगे। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति अमित और जेठानी भी कमरे में आ गए। मैंने सबसे अपनी हालत के बारे में बताया, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मेरे कोई हमदर्दी नहीं थी। सभी चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे थे, जबकि मेरे पति को तो सबसे पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आखिर यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर मेरी जेठानी जी ने जो बताया उसे सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम पायल है। मैं देखने में बहुत सुंदर हूँ, लेकिन मैं बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। मेरा बाप नहीं था, लेकिन बाप के जाने के बाद हम दोनों बहनों को माँ अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ दूसरों के घर में काम करती थी, जिससे घर का केवल खर्च चल पाता था, लेकिन उससे ज्यादा और कुछ अपने लिए नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे समय गुजरा और मेरी शादी की उम्र हो गई। माँ को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। मेरी माँ के लिए दिन रात काम करना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन वह अपनी बेटियों के लिए हर संभव प्रयास करती थी। माँ चाहती थी कि मेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए, ताकि मेरी जिंदगी आराम से गुजरे। माँ अक्सर कहती, पायल मेरी बच्ची, मैं तुझे बहुत अच्छा घर दूंगी, तुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। मैंने अपनी माँ की बातों को हमेशा से गंभीरता से लिया था। मैं जानती थी कि माँ ने कितनी मेहनत और संघर्ष किया है ताकि हम दोनों बहनें अच्छा जीवन जी सकें। मेरा सपना था कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूं और अपनी माँ को गर्व महसूस करवाऊं। एक दिन जब मैं अपनी माँ के साथ बाजार में थी, उन्होंने वहाँ एक पुराने दोस्त से मुलाकात की। उस दोस्त ने बताया कि उसके गांव में एक अच्छा लड़का है जो पायल के लिए सही हो सकता है। लड़का पढ़ा लिखा और अच्छा नौकरी करता था। मेरी माँ ने सोचा कि यह प्रस्ताव बहुत अच्छा है और उन्होंने लड़के के परिवार से मिलने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद मेरी माँ लड़के के परिवार से मिलने गई और उन्हें सब कुछ ठीक लगा। लड़के का नाम अमित था। वह एक अच्छे कंपनी में काम करता था। शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। मेरे घर में खुशी का माहौल था, लेकिन कहीं न कहीं मेरी माँ को चिंता थी कि क्या अमित और उसका परिवार पायल को सही तरह से समझ पाएगा और उसे खुश रखेगा। शादी का दिन आ गया। मैंने लाल रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी और वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हम दोनों ने वचन दिए कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और सुख दुख में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। शादी के बाद मैं अमित के घर गई। वहां मुझे एक नई जिंदगी का सामना करना पड़ा। मेरे ससुराल वाले बहुत अमीर थे। उनका घर देखकर ही मुझे अंदाजा हो गया था। ससुराल में मेरे जेठ जेठानी और पति के अलावा और कोई नहीं था। मैंने एक नज़र अपनी जेठानी की तरफ मारा तो मैंने देखा कि वह व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। अभी वह बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। मैं उस घर में नई नई थी, इसलिए मैं किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकती थी। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और रात हो गई। आज हमारी सुहाग रात थी। रात को अपने कमरे में मैं अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद मेरे पति अमित कमरे में आया। वह बहुत शर्मा रहा था। वह जूस का गिलास मुझे पकड़ाया और कहा, इसे पी लो। मैंने कहा कि नहीं, पहले आप पियो, उसके बाद मैं पीऊंगी। तब वह कहने लगा कि नहीं, इस घर का रिवाज है कि जस पत्नी को ही पीना पड़ता है, इसीलिए इसे तुम पी लो। उसकी बातों को सुनने के बाद मैं उसके हाथ से जूस लेकर पी गई, लेकिन जूस पीने के बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैंने देखा कि मेरे कपड़े जैसे तैसे पड़े थे। फिर मैं उठकर फ्रेश होने के लिए जाने लगी। तब मुझे एक मीठा मीठा सा दर्द का एहसास हुआ। मैं समझ गई, यह दर्द सुहाग रात वाला था। मैं किसी तरह शर्माते हुए फ्रेश होने चली गई। तभी मेरी नज़र जेठ जी के ऊपर पड़ गई। वह मुझे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे, जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं उसी हाल में अपनी नज़रें झुकाए बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरे पति घर के कामों में व्यस्त थे। कुछ इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी के 3 महीने हो गए।
इस 2 महीने में मैंने जो गौर किया था वो था मेरे पति का, मेरे प्रति व्यवहार। जो एक पति का व्यवहार अपने पत्नी के प्रति होना चाहिए वह उसमें बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके विपरीत मेरे जेठ का रवैया मेरे प्रति एक पति जैसा था जो मुझे परेशान करके रख देता था। मेरे पति अमित कभी भी मुझसे खुलकर बात नहीं करते थे। मैं उनकी पत्नी थी, इसलिए उसका पूरा अधिकार था कि वह मुझसे किसी भी तरह की बात कर सकते थे। लेकिन उसके विपरीत मेरे जेठ मुझसे हर वक्त मेरा हालचाल जानने की कोशिश करते। यहाँ तक कि वह जब भी मुझे देखते तो उनकी आंखों में एक अजीब सी तपिश होती थी, जिससे मुझे बार बार ऐसा महसूस होता था जैसे वह मुझसे कुछ चाहते हो। शादी के 3 महीने बाद भी मैं और अमित के बीच दूरियां बनी हुई थीं। हम दोनों के बीच संवाद की कमी ने मुझे असहज कर रखा था। घर के कामों में व्यस्त रहना और पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था जो कभी कभी मेरी आंखों में आंसू ले आता था। मेरे जेठ का व्यवहार मेरे प्रति दिन ब दिन अधिक असहज होता जा रहा था। उनका हर वक्त मेरे हालचाल पूछना, उनकी आंखों में वह अजीब सी तपिश मुझे बार बार यह महसूस कराती थी कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस स्थिति का सामना कैसे करूंगी। एक दिन हमारे ससुराल में पूजा का आयोजन था। घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे और सभी पूजा की तैयारियों में व्यस्त थे। मैं भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगी हुई थी। पूजा की शुरुआत हो चुकी थी और सभी लोग मिलकर भजन कीर्तन में लगे हुए थे। तभी मुझे अचानक अपने जेठ की नजरों का एहसास हुआ। वह लगातार मुझे घूर रहे थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मैंने उनकी नजरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। पूजा खत्म होने के बाद मैंने देखा कि अमित अभी भी घर के कामों में व्यस्त थे और मुझसे दूर दूर ही रहते थे। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी न किसी बहाने से मेरी बातों को टाल दिया। मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था और मैं सोच रही थी कि आखिर मैं इस रिश्ते को कैसे सुधार पाऊंगी। मेरे पति कमरे में आते थे, तब वह हर दिन मुझे जूस पीने को कहते। जब मैं वह जूस पीती तो मुझे फौरन से नींद आ जाती। जब सुबह आंख खुलती तो मेरे पति कमरे में नहीं होता था। इन सब बातों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया था। जब से मैं ससुराल आई थी तब से मैं जेठानी का भी सेवा कर रही थी, क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह किसी काम को कर सकती थी। जब मैंने जेठानी से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी शादी के 2 महीने बाद ही एक एक्सीडेंट में वह अपना दोनों पैर खो दिए। तब से वह एक अपाहिज की जिंदगी जी रही है। मेरे जेठ जी का अपना कारोबार था जिसमें वह व्यस्त रहते थे, लेकिन मेरे पति हमेशा घर में ही रहकर घर का कामकाज किया करते थे। यह बात भी मेरी समझ से बाहर थी। मैं तो कभी कभी यह सोचती थी कि अगर कल को जेठ जी अलग हो जाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन मेरे पति को तो इसका परवाह ही नहीं था। जब भी उसे कुछ कहती तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर हमेशा टाल देता था। मेरे पति सिर्फ घर के ही काम में व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती थी, जिस पर मैं कभी कभी सोचती कि आखिर यह सब पूरा कैसे कर रहा है। मेरे पास इतना ज्यादा उलझन था कि मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। आखिर घर में क्या हो रहा था मेरे समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं अपने जेठानी से भी पूछना चाहती थी, लेकिन उसे भी घर के मामले में कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि वह अपने कमरे से निकलती ही नहीं थी। जब रात को अपने पति के साथ मैं कमरे में होती तो सोचती कि आज अपनी खुशी या दुख को अपने पति के साथ बांटूंगी, लेकिन वह मुझे हर रोज यह कहकर जूस पिला देता कि इस घर का रिवाज है जो मुझे पीना ही पड़ता था। धीरे धीरे मैं भी घर के कामों में अपने पति का हाथ बटाने लगी थी, क्योंकि अपने पति को काम करता देख मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैं भी घर के कामों में मसरूफ रहती थी। साथ साथ जेठानी की भी सेवा कर दिया करती थी, जिससे मेरे जेठ जी भी खुश रहते थे। लेकिन उनकी नजरों में वही कशिश होती थी। वह जब भी मेरी तरफ देखते थे तो मेरे पूरे वजूद में एक आग जैसी लग जाती थी। मैं उनकी तपिश भरी निगाहों से बचना चाहती थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि घर में एक मैं ही थी जो सब कुछ संभाल रही थी। वक्त गुजरता गया और अब शादी के 6 महीने हो गए। एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे बिस्तर में मेरे जेठ जी सो रहे थे। फिर मैंने एक नजर अपने बदन पर डाली तो मेरे होश उड़ गए थे,
क्योंकि उस वक्त मेरे कपड़े मेरे जेठ गहरी नींद में मेरे पास ही सो रहे थे। यह सब कुछ देखकर मैं एकदम से घबरा गई और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आई। मैंने अपने जेठ जी को उठाने को सोची, लेकिन मैं उन्हें उठाए बिना अपने जेठानी के पास चली गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि जेठ जी मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर क्यों हैं? तब जेठानी जी कहने लगी कि मुझे नहीं पता, वह तो पूरी रात मेरे पास थे, फिर तुम्हारे पास कैसे जा सकते हैं? फिर वापस अपने कमरे में आई और जेठ जी को उठाने लगी। जेठ जी की नजर मुझ पर पड़ी तो उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। मैं उनसे पूछने लगी कि आखिर वह मेरे बिस्तर में क्या कर रहे हैं, जबकि मैं उनकी छोटे भाई की पत्नी हूँ। मैं यह सब कहते कहते रोने लगी, क्योंकि मैं जिस हाल में थी उससे मुझे अंदाजा लग गया था कि जेठ जी मुझे कहीं का नहीं छोड़े होंगे। मेरी आवाज सुनकर मेरे पति अमित और जेठानी भी कमरे में आ गए। मैंने सबसे अपनी हालत के बारे में बताया, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मेरे कोई हमदर्दी नहीं थी। सभी चुपचाप मेरी बातों को सुन रहे थे, जबकि मेरे पति को तो सबसे पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। मैंने अपने पति से कहा कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? आखिर यहाँ मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उस वक्त मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं हार नहीं मानूंगी। अगले दिन मैंने अपने पति और ससुराल वालों से दूरी बना ली। मैंने अपने आत्मसम्मान को वापस पाने का निर्णय लिया और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देने की ठान ली। मैंने एक वकील से संपर्क किया और उसे अपनी कहानी बताई। वकील ने मेरी मदद करने का वादा किया और कहा कि वह मेरे लिए न्याय लाएगा। मैंने अपने ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का फैसला किया और अपने पति से तलाक की मांग की। मैंने अपने आत्मसम्मान और इज्जत के लिए लड़ने का निर्णय लिया था। तभी जेठ जी ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद ऐसा लगा जिससे धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, यह मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। आखिर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं तो इसी भरोसे से अब तक थी कि मेरे पति अमित और मेरे जेठ दोनों भाई हैं, लेकिन नहीं, मेरे पति तो इस घर के नौकर निकले। जेठ जी ने आगे जो कुछ मुझे बताया, उसे सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई खिलौना हूँ और मेरे जेठ जी मेरे साथ इतने दिनों से खेलते आ रहे थे। उन्होंने बताया कि पायल, तुम्हारी शादी हम सबके मर्जी से अमित से हुई, लेकिन वह सिर्फ मेरे लिए यह सब किया था क्योंकि मेरी पत्नी के एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मैं अपनी पत्नी की वजह से अपना कारोबार ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि हमारी अपनी पसंद की शादी थी। लेकिन तकदीर ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ दिन तक जैसे तैसे करके गुजारा हो गया, लेकिन फिर मेरी पत्नी का ख्याल रखने वाला भी नहीं था, और ना ही अब मैं इससे वह सुख प्राप्त कर सकता था जो मुझे एक पत्नी से चाहिए। मेरी पत्नी मुझसे बार बार जिद करने लगी कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पर मैंने कई लड़कियां भी देखा, लेकिन मेरी पहली पत्नी के रहते हुए उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि पहले अपनी पहली पत्नी से तलाक लो, फिर किसी दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो। हम घूमते घूमते हार गए कि अब क्या होगा ना, अब हमारी पत्नी माँ बन सकती थी और ना ही मुझे वह सुख दे सकती थी। कुछ दिन और इसी असमंजस में गुजर गया। फिर हमने एक प्लान बनाकर अमित को तैयार किया। मैंने उससे कहा कि वह तुमसे शादी करे, लेकिन उसका वास्ता सिर्फ शादी तक ही होगा। बाकी का तो तुम्हारे साथ एक पति का रिश्ता मैं निभाऊंगा, लेकिन मेरी इस प्रस्ताव से अमित साफ इनकार कर दिया। फिर कुछ ही दिन बाद उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। तब मैं उसे पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके बदले में मैंने उसे तुमसे शादी करने को कहा। तब जाकर वह तैयार हुआ। जब से तुम शादी करके यहाँ आई हो, तब से अमित ने तुम्हें छुआ तक नहीं है, क्योंकि जो जूस वो तुम्हें हर दिन पीने को देता है, वह जूस में बेहोशी की दवा मिलाकर उसके साथ भेजता हूँ। जब तुम बेहोश होकर सो जाती थी, तब मैं तुम्हारे पास आ जाता था और तुम्हारे जगाने से पहले ही उठकर मैं अपने कमरे में चला जाता था। लेकिन ना जाने आज कैसे मैं सोया रह गया और तुम्हें सब कुछ मालूम चल गया। आज तक तुम्हें जितना कुछ भी मिलता आ रहा था, वह सब मैं ही तुम्हें लाकर दे रहा था,
क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ और तुम इस घर के मालकिन हो। हम लोग चाहते थे कि एक अच्छा वक्त देखकर सब कुछ तुम्हें बता देंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ही इस हालत में तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा। मैं जेठ जी की बातों को सुनकर सिर्फ रोए जा रही थी। तभी मेरी जेठानी अचानक से अपनी व्हील चेयर पर से गिर गई और मेरे पैर पकड़कर कहने लगी कि पायल, हमारा रास्ता गलत जरूर था, लेकिन इरादा गलत नहीं था। वैसे भी मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ, इसलिए मैंने अपना सुहाग का बंटवारा भी कर दिया। अब हमारे घर की लाज और वंश तुम ही दे सकते हो, क्योंकि अब मेरी हालत वैसी नहीं है कि इस घर को वारिश दे सकती हूँ। मैं अब क्या करती? मैं तो जेठानी जी को अपनी बड़ी बहन तरह ही ख्याल रखा था, लेकिन अब मैं क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि अब मैं अपने माँ के पास भी नहीं जा सकती थी। इसलिए मैंने जेठ से कहा कि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपकी पत्नी बनकर रहूं, तो आप मुझसे दोबारा शादी कीजिए, ताकि मैं आपको अपना पति दिल से मान सकूं। अब अमित की घर की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। अब मैं अपनी इज्जत को खोकर उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। फिर मेरे जेठ ने मुझसे शादी कर लिया और अब वह मेरा सच में पति बन गया। मेरे जीवन में आए तूफानों के बाद मैंने अपने जेठ से शादी कर ली। अब वह मेरे पति बन चुके थे और मैं उनके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए तैयार थी। पहले कुछ दिन बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी नई स्थिति को स्वीकार करना शुरू कर दिया। अमित की स्थिति बहुत खराब थी और मुझे लगता था कि शायद यही बेहतर था कि मैंने अपने जीवन को एक नई दिशा दी। मैंने अपने आप को समर्पित किया और अपने नए पति और परिवार के साथ अपनी जिंदगी को नई शुरुआत देने का प्रयास किया। अब मुझे घर की सभी जिम्मेदारियां निभानी थीं। मैंने अपने घर को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश की और सभी सदस्यों की देखभाल की। मेरे पति ने मुझे हमेशा समर्थन दिया और मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने मुझे समझाया कि हमें एक दूसरे का सम्मान और समर्थन करना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकें। कि जिम्मेदारियों के साथ साथ मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की भी ठान ली। मैंने अपने पति से बात की और उनसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए समर्थन मांगा। उन्होंने खुशी खुशी मेरी मदद की और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैंने अपने पति की मदद से एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। हम दोनों ने मिलकर योजना बनाई और काम को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे हमारा व्यवसाय बढ़ने लगा और हमें आर्थिक स्थिरता मिली। हमारे घर की स्थिति भी सुधरने लगी और हम सब खुश रहने लगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ समस्या ऐसी होती है जिसका फैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन सा फैसला लें। इसी कश्मकश में इंसान उस राह को चुन लेता है जो कि उसे नहीं चुनना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।